गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आज आपको कक्षा 8 का पाठ सागर से बनारस तक जो है पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो पाठ है इसमें सागर से बनारस तक में लेखिका जो है इसकी विजय राजे सिंधिया ने अपने सागर के शान शौकत के जीवन और छात्रा के रूप में बेसेंट कॉलेज बनारस के छात्रावासीय अनुशासित व प्रतिबंधित जीवन का बड़ा ही रोचक चित्रण किया है। जब लक्ष्य बड़ा और मनोवांछित हो तो व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल ही लेता है। ऐसा ही कुछ इस पाठ में बताया गया है कि अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा होता है तो हम कैसी भी परिस्थितियां हों हम उसे किसी न किसी तरह से पा ही लेते हैं। तो देखा जाए तो ये एक प्रेरणात्मक घटना है या जीवन क्रम भी कह सकते हैं इसको, जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया है। सन 1937 में पहली बार मैंने पिता के घर में कदम रखा था। उन दिनों वे झांसी में रहते थे। सागर से झांसी की दूरी 120 मील थी और रेल से वहां पहुंचने में 7 घंटे लगते थे। पिताजी ने शायद मेरे शीघ्र विवाह का निश्चय कर लिया था। ये कौन कह रहा है? ये लेखिका कह रही है। इसलिए मेरी आगे की पढ़ाई जारी रखने का उनका कोई इरादा नहीं था। झांसी पहुंचने के 8-10 दिनों बाद ही वह मुझे बांदा ले गए। इन दोनों नगरों के बीच की दूरी लगभग 120 मील है। बांदा के चौधरी साहब मेरे पिताजी के विद्यार्थी जीवन के दिनों से ही मित्र थे, यानी कि जब उनके ये दोनों मित्र थे आपस में, जब बचपन में साथ साथ पढ़ते थे तब। चौधरी जी के घर में मेरे अल्प दिनों के प्रवास मीन्स रहना है ना, ने मेरे जीवन की दिशा को एक नया मोड़ दे दिया। मैं तब तक सर्वथा एक भिन्न संस्कृति की पली थी। चौधरी जी के घर का वातावरण उन्मुक्त और भिन्न था, यानी कि वो एक खुला हुआ था और कुछ अलग था उनके माहौल से। यहाँ आकर मुझे पहली बार जमाने के करवट बदलने की आहट मिली, यानी कि दुनिया कैसे होती है ये वहाँ जाकर उनको पता लगा। मेरे मन में भी एक संकल्प जागा कि मुझे भी रूढ़िगत पुरानी धारणाओं को तिलांजलि देकर मतलब छोड़कर परिवर्तन के नए युग के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि जीवन में जब परिवर्तन आ रहा है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। चौधरी जी लड़के और लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के समान रूप से पक्षधर थे, यानी कि वो कभी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे कि लड़कों को पढ़ाएं लड़कियों को ना पढ़ाएं। वो दोनों को एक साथ देखते थे। अतः उन्होंने आग्रहपूर्वक सलाह दी कि मुझे कॉलेज में दाखिला लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस विषय में उन्होंने मेरे पिताजी से भी बातचीत की। चौधरी साहब थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट के प्रशंसक थे। उन्होंने पिताजी से वचन ले लिया कि मुझे एनी बेसेंट द्वारा बनारस में संचालित महिला कॉलेज में दाखिला दिलवाएंगे। इसके लिए उन्होंने कॉलेज की जो प्रधानाचार्य थीं उनको पत्र लिखकर नामांकन के लिए सामग्री भी मंगवा ली और फॉर्म भरकर भिजवा भी दिया। बनारस में प्रारंभ के दिन अत्यधिक व्यस्त थे। छात्रावास का जीवन मेरे लिए एक नया था। जीवन क्रम को उस परिवेश के साथ जोड़ पाने के लिए मुझे काफ़ी प्रयत्न करने पड़ते थे। मेरे लिए यह पहला अवसर था जब मैं अकेली रहने लगी थी, क्योंकि छात्रावास में बच्चे अकेले ही रहते हैं, है ना, साथी होते हैं लेकिन परिवार का कोई लोग नहीं होते वहाँ पर। एकाकी जीवन में मैं परिचित ही नहीं थी। जो एकाकी जीवन यानी कि अकेले कैसे जीवन बिताना है इन्हें नहीं पता था। फिर भला अभ्यस्त कैसे हो सकती थी? घर का एक ना एक व्यक्ति सदैव मेरे साथ रहता आया था। मेरे सारे काम नौकर किया करते थे। वहाँ अपना काम मुझे ही अपने आप करना पड़ता था। सागर के मेरे मकान की अपेक्षा छात्रावास अत्यंत छोटा सा था। घर में मेरे लिए स्वतंत्र रूप से रहने का अलग कमरा था। यहाँ एक कमरे में 2-2 छात्राएं एक साथ रहती थीं। उस छोटे से कमरे में मेरा काला संदूक बहुत बड़ा लगता था। मेरे अधिकतर साड़ियाँ रेशमी थी। एक दिन मैं साड़ी और झालरदार ब्लाउज पहनने कक्षा में गई। देखो उस समय बच्चे लड़कियाँ जो थी वो साड़ी पहना करती थी कॉलेज में। आभूषण भी पहने थे। नाक की लौंग में हीरा जड़ा था। फिर क्या था, लड़कियां मुझे ऐसे देखने लगी जैसे वे कोई नुमाइश की वस्तु देख रही हों, क्योंकि उन्होंने पहले इतनी सजी धजी इतने पैसे वाली लड़की नहीं देखी थी। वे आराम से कानाफूसी तक कर रही थी। मैंने अनुभव किया कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है।
मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है था। मैंने देखा कि कक्षा की सभी लड़कियां सूती साड़ियां पहने थीं। आभूषण किसी ने भी नहीं पहने हुए थे। आभूषण मतलब गहने। बेसेंट कॉलेज सादा जीवन उच्च विचार का जीवंत प्रतीक था। यानी कि वहाँ का एक आदर्श तौर तरीका था, ये था कि आप सादा जीवन जिएं और अपने विचारों को ऊंचा रखें। ये एक कोटेशन भी है। जब तक मैं वहाँ के नियम की कठोरता से भली भांति हृदयंगम करती, यानी कि अपने मन में बिठाती वहाँ के तौर तरीके नियम, तब तक गंगा का पानी बहुत आगे बह चुका था। यानी कि मैं तो पहन के आ चुकी थी साड़ी और गहने। उन दिनों सादगी भरा जीवन और मितव्ययिता का व्रत अकेले बेसेंट कॉलेज ने ही नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक संग्राम में इसी अमोघ अस्त्र का उपयोग किया था। यानी कि हमें सादा जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए। उनके आह्वान पर देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने पास के महंगे विदेशी कपड़ों की होली जलाकर सादगी भरा जीवन जीने का व्रत लिया था। मैं इसकी अपवाद बनी रही। यानी कि इन्होंने, अपवाद होना मतलब जो लोग सब कर रहे हैं आप ना करें, तो वो एक अलग अपवाद हो जाता है। तो कीमती साड़ियाँ और आभूषणों का मुझे बहुत शौक था, परंतु छात्रावास में रहते हुए मुझे यह अनुभूति होने लगी कि अन्य छात्राओं की भांति मुझे भी सादगी से जीवन यापन करना चाहिए। अतः एक दिन सबकी नज़र बचाकर मैंने वह हीरे वाली लौंग चुपके से अपनी संदूकची में छिपा दी। मन ही मन यह भी संकल्प कर लिया कि विदेशी वस्तुओं का कभी उपयोग नहीं करूंगी। मेरे पास फ्रांस और इटली की बनी अनेक कीमती साड़ियाँ थीं। वे सब भी समेट कर बक्से में डाल दी और बाजार जाकर 5-7 नई सूती साड़ियाँ खरीद लाई तथा उनसे मेल खाते ब्लाउज के कपड़े भी। पूरी रात जगकर एक ब्लाउज की सिलाई भी की। कॉलेज की प्राध्यापिकाएं सादा रहन सहन के व्रत को किस निष्ठा से निभा रही थी, इसका एहसास मुझे उनके साथ बाजार जाते समय हुआ। छात्रावास के नियमों का भी वे कितनी आस्था के साथ पालन करती थी, यह भी समझ में आ गया। किसी भी छात्रा को बाजार जाते समय अपने साथ एक प्राध्यापिका को ले जाने के छात्रावास के नियम का पालन करना पड़ता था। यानी कि बच्चे जब जाते थे तो साथ में कोई उनकी अध्यापिका जाती थी। प्राध्यापिका जाती अवश्य थी, परंतु मार्ग व्यय स्वयं करती थी, यानी कि खर्चा अपने आप करती थी। बाजार जाने की यह शर्त वह पहले ही मनवा लेती थी। इससे छात्राएं संकोच अनुभव करती थी, यानी कि वो जो भी पैसा लगता था वो स्वयं देती थी। आज जैसी बसें या टैक्सियां उन दिनों नहीं चलती थी। तांगे या इक्के में बैठकर ही बाजार जाना पड़ता था। कॉलेज की कोई छात्रा तांगे वाले के निकट बैठ नहीं सकती थी। इस नियम का कठोरता से पालन किया और कराया जाता था। बाजार जाने के लिए हम लोग प्राय इक्के का प्रयोग करते, क्योंकि इसमें आसानी से 5-6 लड़कियां बैठ सकती थी। फिर यह रास्ता भी पड़ता था और रास्ता जो है थोड़ा छोटा पड़ता था और साथ ही ये इक्का जो है वो सस्ता भी पड़ता था। तांगे में हमारी प्राध्यापिका को 2-3 लड़कियों के साथ बदन चुरा कर बैठना पड़ता था। इक्के में यह बात नहीं होती। फिर हमें अपनी प्राध्यापिका के भी 4 पैसे बचाने का संतोष मिलता था। कॉलेज के नियमानुसार छात्रावास के भोजनालय में केवल शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते थे। मैं चतुर्मास के दिनों में शाकाहारी ही रहती आई थी। चतुर्मास मतलब जो 4 महीने होते हैं जिनमें भोजन जो है सात्विक करते हैं, इसलिए मुझे विशेष कठिनाई नहीं हुई। किंतु भोजन में विविधता नहीं थी। इन्हें गिने व्यंजन पकते और उसी की बार बार पुनरावृत्ति होती। पुनरावृत्ति मतलब कुछ ही भोजन थे जो वहाँ पर तय थे और वही बार बार बनते रहते थे। मैं चतुर्मास के दिनों में शाकाहारी थी तो इसलिए दिक्कत नहीं हुई। इन्हें गिने व्यंजन पकते और उसी से बार बार पुनरावृत्ति होने के बावजूद भी भोजन में एक रूपता बनी रहने के कारण एक ही तरह का रसा स्वादन मिलता, यानी कि सबका स्वाद एक सा ही लगता था। इसके विपरीत मेरे घर पर पकाने वाली शाकाहारी व्यंजनों में विविधता रहती थी। यानी कि अपने घर में जब उनके भोजन बनता था तो तरह तरह के व्यंजन बनते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं थी। नानाविध रीति से यानी तरह तरीके की विधियों से पकाए उन व्यंजनों में जायकेदार स्वाद भी रहता था। मौसम और समयानुसार वह बदलता भी रहता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नाना प्रकार के व्यंजन पकते। इन सब के बावजूद भोजन के बारे में मेरी कभी कोई शिकायत नहीं रही।
जबकि सादगी पसंद और उनकी पक्षधर छात्राओं को शिकायत मुखर होती रहती थी। यानी कि इतने अच्छे घर से आई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को वहाँ के माहौल में इतनी जल्दी ढाल लिया था, जबकि और छात्राएं शिकायत करती थी। कॉलेज की मेरी पहली सहेली सुदूर दक्षिण प्रांत की थी। उत्तर भारत का क्षेत्र उसके लिए अपरिचित था। उसकी अंग्रेजी अच्छी थी, किंतु हिंदी में वह काला अक्षर भैंस बराबर। देखो, ये एक मुहावरा है, यानी कि उसको हिंदी नहीं आती थी। अक्षर जो है भैंस के बराबर, जैसे काले अक्षर हैं तो वो भैंस जैसे दिखते थे, यानी कि उसको हिंदी नहीं आती थी। छात्रावास की अन्य छात्राओं की तुलना में मेरी अंग्रेजी अच्छी थी और शायद इसलिए उसकी मित्रता मुझसे हो गई। मैंने उसे हिंदी सिखानी शुरू की और 3-4 महीने में ही वह जो है सबके साथ हिंदी में बातचीत करने लगी। इस क्रम में 5-6 अन्य लड़कियां भी मेरी सहेलियां बन गई। अधिकतर समय हम सब एक साथ रहती, उन्मुक्त भाव से वार्तालाप करती। वार्तालाप करना मतलब बातचीत करना, और परस्पर गोपनीयता बनाए रखती। गोपनीयता मतलब जो बातें थी उनको अपने तक ही जो है किसी और को ना बताना, अपने तक ही रखती थी। 2 साल कब और कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इस बीच मेरे पिताजी का तबादला झांसी से मिर्ज़ापुर हो गया। मिर्ज़ापुर वाराणसी के निकट का स्टेशन था। अतः कॉलेज की छुट्टियों में मैं पिताजी के पास मिर्ज़ापुर आ गई। तो इस कहानी का या इस यात्रा वृतांत का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जैसे नियम और कानून होते हैं स्कूल में या विद्यालयों में, उनका पालन करना चाहिए। चाहे आपका घर का माहौल कैसा भी है, आपको अपने स्कूल का, विद्यालय का जो भी नियम कानून है उनको फॉलो करना चाहिए। क्यों? इसी वजह से आपने देखा होगा कि विद्यालयों में यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब इसलिए सब एक से लगे, किसी को, कोई अमीर है गरीब है अपने घर में है ना, तो सब जो है एक से दिखाई दें। इस यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो इससे आपको ये सबक मिलता है कि इतनी बड़ी जिनका घर और पैसे वाली थी, लेकिन उन्होंने छात्रावास में अपना सादगीपूर्ण जीवन बिताया। तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसा माहौल हो वैसे ही हमें रहना चाहिए। आशा है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।